इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इस वीडियो में आपको पार्ट 3 देखने को मिल जाएगा शुरुआती कुछ हिस्सों में, फिर इसके बाद पार्ट 4 की स्टार्टिंग हो जाएगी। अब मैंने ये इसलिए करा है क्योंकि कई मेरी ऑडियंस ने शायद पार्ट 3 ना देखा हो, तो इसीलिए आप यहाँ से डायरेक्ट पार्ट 3 के साथ साथ पार्ट 4 भी देख सकते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रसल विजार्ड बॉडी की मदद से ठीक हुआ होता है। देन फिर मोया उसे उस ओर हाथ दिखाती है जिस ओर उन्हें जाना था। वो एक नदी के बीच में अपना हाथ दिखाती है, जिसके बाद फिर रसल सीधा उस नदी की ओर नीचे चले जाता है। उसके अंदर नहीं जाता, उसी के ऊपर। फिर मोया उस नदी के सामने जो एक होल दिख रहा होता है वहाँ पर इशारा करके कहती है हमें उस होल के अंदर जाना होगा। फिर इसके बाद मोया और रसल उस केव के अंदर आ जाते हैं। रसल सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस होल के अंदर एक इतना बड़ा केव होगा। देन फिर मोया उसे ऊपर एक वाटरफॉल दिखाते हुए कहती है क्या तुम्हें वो दिखाई दे रहा है जहाँ से पानी आ रहा है? वही अंदर से जाने का और बाहर आने का एक केवल रास्ता है, और ये बिल्कुल होते हुए आ रहा है सीधा डिवाइन रीजन से। जो कि सुनकर रसल कहता है जिसका मतलब है कि ये डिवाइन रीजन का ही एक दरवाज़ा है। जिसमें मोया कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये डिवाइन रीजन का ही जाने का एक रास्ता है और तुम इस वाटरफॉल को चढ़कर उसके अंदर से जा सकते हो, और अगर ऐसा तुमने कर लिया तो तुम डिवाइन रीजन को देख पाओगे। जिसके बाद फिर रसल अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से सीधा फ्लो करते हुए उस वाटरफॉल के अंदर से सीधा निकलता है डिवाइन रीजन की ओर। और जब वो इस डिवाइन रीजन को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था, एक बहुत खूबसूरत नज़ारा। और ये वही खूबसूरत जगह है जहाँ पर बीस्टमैन के गॉड्स रहते हैं। फिर यहाँ रसल धीरे धीरे नीचे आकर इस रिवर को देख रहा होता है, ये सोचते हुए कि क्या ये वही रिवर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये वो रिवर नहीं है, क्योंकि ये बहुत साधारण था। जिसके बाद फिर वो फ्लो करते हुए आगे जाता है तो वो देखता है कि रेड कलर और वाटर का ब्लू कलर मिक्स हो रहा है। और रसल उसे देखकर सोचता है इस पानी के तो दो कलर हैं, मुझे जो मिशन दिया गया है वो ये है कि इन रिवर्स को फॉलो करते रहना है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते। और इसी के साथ फिर रसल आगे की ओर बढ़ते रहता है। फिर रसल एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर बहुत पहले एक वोल्केनो हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटा सा लेक टाइप का है, जिसे देखकर रसल को यकीन नहीं होता कि एक वोल्केनिक जगह पे एक ऐसा छोटा सा लेक होगा। रसल को ये जगह थोड़ी अजीब लग रही होती है, लेकिन उसके मैप के मुताबिक यही वो जगह थी जहाँ पर उसे वो मिलने वाला था। फिर इसके बाद उसकी नज़र उस लेक पर जाती है जिसमें से कि छोटे छोटे बुलबुले उड़ रहे थे। और रसल उन बुलबुलों को देखकर सोचता है कि हाँ कितना ज़्यादा आसान था, मुझे पता था। फिर तभी रसल सीधा उस लेक के अंदर चले जाता है जहाँ से वो बुलबुले दिखाई दे रहे थे, और यही सोचते हुए कि इन बुलबुलों का यही मतलब होगा कि ये ज़रूर एक अलग दुनिया से जुड़े हुए होंगे, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांसेस भी होंगे कि ये मुझे रियल रिवर तक पहुँचा पाएँ। फिर रसल को और नीचे जाते ही यहाँ पर एक छोटी सी सुरंग दिखती है, फिर जिसके अंदर वो जाता है। और इसी के साथ वो जब उस पानी से बाहर आता है तो वो एक गुफा में पहुंचता है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा होने के कारण रसल कुछ भी नहीं देख पा रहा था। फिर तभी उसका अचानक से पेपर सुमॉन होता है, जो कि उसे रोशनी के साथ साथ रास्ता भी दिखाता है। फिर इसी के साथ रसल और पेपर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक बहुत तेज की रोशनी चमकती है, जो कि होती है फायर ड्रैगन की। जी हाँ, रसल को यहाँ पर एक बहुत विशाल फायर ड्रैगन मिलता है, जो कि रसल को कहता है मैं इग्निट द फायर ड्रैगन तुम्हारे यहाँ पर स्वागत करता हूँ लिटिल मास्टर, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि तुम जब पहुँच गए तो मैं यहाँ पर पहले से नहीं था। और ये है द डिवाइन वेपन ब्रह्मास्त्र। और यहाँ पर उस ड्रैगन के सामने एक ब्रह्मास्त्र होता है, जो कि दिखने में भी बहुत पावरफुल लग रहा था, जिसे देखकर रसल भी सोचता है मैंने इस अब तक छुआ भी नहीं, लेकिन मैं इसकी एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्या मेरा अभी जो लेवल है उस हिसाब से मैं इसे एब्जॉर्व कर पाऊँगा? फिर तभी इसी के साथ रसल के पीछे उसका मिशन स्क्रीन शो होता है, जिस पर लिखा होता है तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर फेनरिर को मैनिफेस्ट करना होगा। जिसमें कि क्लियरली बताऊं तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है रसल को फेनरिर से एक बार मुकाबला करना होगा, जिससे कि पता चल जाए रसल इस चीज़ के काबिल है। फिर वहीं हम देखते हैं फेनरिर द बीस्ट किंग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर रसल बहुत घबरा जाता है। रसल सोचता है ये तो एक मॉन्स्टर है, नहीं ये तो फेनरिर द बीस्ट किंग है। जिसके बाद वो फायर डिवाइन ड्रैगन रसल को कहता है जाओ अब आगे बढ़ो, और उसे वह ब्रह्मास्त्र दे देता है। फिर जैसे ही रसल उस ब्रह्मास्त्र को पकड़ता है वो एक अलग चीज़ें देखने लग जाता है, उसे आज से काफ़ी समय पहले की चीज़ें दिखाई देने लगती है। वो एक बैटलफील्ड के नज़ारे को देख रहा होता है। वो सोचता है मैं अचानक एक बैटलफील्ड में कैसे आ गया, और मैं ये सारी चीज़ें आखिर क्यों देख रहा हूँ।
और यहाँ इस बैटलफील्ड में हम देखते हैं कुछ बड़े बड़े जियांट्स हमला कर रहे होते हैं और तभी उधर से एक लेडी आती है और फिर आकर इन जायंट से कहती है, तुम लोग अब बहुत पछताने वाले हो। फिर तभी यहाँ पर रसल देखता है कि वो लेडी उसे पीछे देखकर मुस्कुरा रही है, जिसमें रसल सोच में पड़ जाता है, वो मुझे देखकर मुस्कुराई क्या वो मुझे देख सकती है। फिर रसल उसके हाथों को देखता है जो कि ऑब्सिडियन से बने हुए थे और फिर यहाँ पर रसल उसके हॉर्न को देखता है और तब जाकर उसे फाइनली एहसास होता है और तब वो पहचानता है कि वो वुमेन आखिर में है कौन। रसल को पता चलता है यही है डिवाइन ड्रैगन किंग, जिसमें कि वो वुमेन अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ करते हुए कह रही होती है, 6 गॉड की डिविनिटी और उनकी ताकत मिलाकर इस हॉर्न में मेरी दी गई है। फिर इसके बाद वो वुमेन उस ब्रह्मास्त्र से हमला करते हुए दिखती है और तभी वो डिवाइन वेपन पैदा होता है, ब्रह्मास्त्र, जिसमें गॉड्स तक को ख़त्म करने की शक्ति होती है। और यही हम देखते हैं रसल भी उस वुमेन के साथ सेम उसी तरीके से उस ब्रह्मास्त्र से हमला कर रहा होता है और रसल ये सीधा हमला उस फेनरिर पे कर देता है और ये ब्रह्मास्त्र जैसे ही जाकर फेनरिर पे लगता है एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखते हुए रसल सोचता है, मुझे ये वार देखने के बाद बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि इस पहले ही वार ने एक गॉड तक को हरा दिया। इस ब्रह्मास्त्र ने एक बीस्ट किंग को एक हिट में हरा दिया और मेरे हिसाब से इस ब्रह्मास्त्र में 8 सर्कल मैजिक की पावर होगी या शायद 9 सर्कल मैजिक की। फिर तभी हम इस ओर देखते हैं फेनरिर अपने इंसानी रूप में आता है और रसल से कहता है, ओह ग्रेट मास्टर ऑफ ड्रैगन्स, मैं ड्रैगन का ब्लड लाइन आपके लिए एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, प्लीज़ इसे मेरे बच्चों तक पहुँचा देना। और यहाँ हम देखते हैं फेनरिर के हाथों में एक आइटम होता है जो कि किसी हाफ मून की तरह दिख रहा था, या कहें तो एक डायमंड क्रिस्टल की तरह जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था। और वो ये चीज़ रसल को दे देता है और रसल से ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ तुम ये बीस्ट मैन तक पहुँचा दो, जिससे कि उनके पीछे जिस वजह से वो लॉक्ड हैं वो चीज़ें ना रहें और ये चीज़ उनके लिए एक बहुत बड़ा खजाने जैसा है। और फिर ये बात कहकर फेनरिर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर रसल अपने हाथों में लिए इस आइटम को देखते हुए यही सोच रहा होता है, मुझे इसमें से एक अलग ही तरीके की एनर्जी महसूस हो रही है, क्या ये कोई माना है या फिर किसी तरीके की कोई डिविनिटी, या शायद हो सकता है कोई एक स्पेशल चीज़ जो कि बीस्टमैन के लिए ही काम करती है। फिर वहीं नोटिफिकेशन स्क्रीन रसल को कहती है, तुमने ये चीज़ पार कर ली, तुमने फेनरिर को ये चीज़ साबित कर दी और इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड के नाम पर वो ब्रह्मास्त्र मिलता है। फिर वहीं यहाँ हम देखते हैं ब्रह्मास्त्र उसकी आंखों के सामने होता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है जिसमें रसल सोचता है कि इस ब्रह्मास्त्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अगर ये मेरी नसों में यानी कि मेरी बॉडी और मानव वेन में एब्जॉर्ब होगी तो जैसे कि मानो मेरी बॉडी फट ही जाएगी। और मेरे फायर एलिमेंट को अंडरस्टैंडिंग करने का जो लेवल है वो भी अभी इतना नहीं है और यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं इस दर्द को झेल पाऊँगा। फिर तभी हम देखते हैं रसल पे ये ब्रह्मास्त्र एब्जॉर्ब हो रहा होता है, जिसमें कि रसल को लगता है उस पर यह ब्रह्मास्त्र का अब्जॉर्ब होना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर रसल 9th सर्कल पे होता और तब जाकर इस ब्रह्मास्त्र को अब्जॉर्ब करता तो शायद उसके लिए ठीक होता, लेकिन फिर वहीं रसल सोचता है अगर मैं अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइज और कंट्रोल पे संतुलित नहीं बना लेता हूँ तो मेरा दिमाग फट जाएगा। और यहाँ पर रसल उन तीनों चीज़ पर अपना कंट्रोल बना लेता है और हम देखते हैं रसल पे ये चीज़ अब्जॉर्ब हो रही होती है और रसल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, इतना ज़्यादा पेन कि वो दर्द से जिस तरीके से चिल्ला रहा था हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर वहीं यहाँ पर स्क्रीन शो होती है जिसमें ये बताया जाता है कि ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ब्रेन में एक्सपैंड हो चुका है, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्मास्त्र हैज़ इंक्रीज्ड, ब्रह्मास्त्र हैज़ रिकंस्ट्रक्टिंग योर ब्रेन, ब्रह्मास्त्र हैज़ एक्सपेंडेड योर ब्रेन। देन हम इसके बाद देखते हैं रसल के ब्रेन में ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है और रसल की आंखें यहाँ पर पूरे तरीके से सफ़ेद हो जाती है और फिर रसल इसी के साथ बेहोश होकर सीधा नीचे गिर जाता है, जिसमें कि उसका पेपर भी उसके पास आ जाता है घबराते हुए और फिर उससे चिपक कर पेपर रोने लगता है। फिर पीछे से वो फायर ड्रैगन कहता है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बस वो बेहोश होकर नीचे गिर गया है। फिर वो ड्रैगन अपनी पावर पेपर को देने की बात करता है। वो ड्रैगन कहता है इफ़ यू आर ओके विद इट विल यू इनहेरिट माई पावर। और पेपर ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, जिसमें वो ड्रैगन कहता है सरप्राइज होने की कोई भी बात नहीं है, ये बस एक स्पिरिट म्यूटेशन है, तुम एक ड्रैगन के ही हिस्से हो तो तुम ये पावर अब्जॉर्व कर सकते हो। और फिर वो ड्रैगन उसे एक एग दे देता है, ये कहते हुए कि
मुझे उम्मीद है तुम आगे एक फायर ड्रैगन बनोगे और ऐसे ही इसका साथ देते रहोगे, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम इस फायर ड्रैगन ब्लड लाइन को कंटिन्यू रखोगे। फिर तभी रसल को होश आता है और वो उठता है और सोचता है कि मैं कितनी देर के लिए सोया हुआ था। फिर तभी रसल पेपर की ओर देखता है। पेपर यहाँ पर वो एग खाते हुए दिखाई देता है और रसल को इस बात का कुछ पता नहीं होता। फिर रसल उसे पूछता है कि तुम ये क्या खा रहे हो। पेपर कुछ ना बताते हुए खुशी खुशी वो चीज़ खा रहा होता है, और यहाँ रसल यही सोच रहा होता है कि पेपर बस एक नॉर्मल सी चीज़ खा रहा है, यानी कि एक नॉर्मल सा अंडा। फिर तभी यहाँ पर हम देखते हैं पेपर के आसपास फायर फ्लेम्स उठने लग जाती है, जिसे देखकर रसल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और रसल के सामने तभी उसकी मिशन स्क्रीन शो होती है, जिसमें कि उसे बताया जाता है पेपर जो कि एक फायर ड्रैगन का स्पिरिट है, तो उसके न्यूट्रिशंस और उसके प्रिपरेशंस अब पूरे होते हैं, और पेपर को काफ़ी लंबा समय लग जाएगा इस पावर को अब्जॉर्व करने में। और जैसे ही वो इस पावर को अब्जॉर्व कर लेगा, वो सेकंड जनरेशन का फायर ड्रैगन बन जाएगा। और यहाँ हम इसी के साथ देखते हैं पेपर की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है। पेपर ये कहना चाह रहा होता है कि मैं बस सोना चाहता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। और इसी के साथ पेपर वहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाता है, और गायब होते होते वो ये कहते चले जाता है कि मास्टर हम जल्दी ही मिलेंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं रसल अपने वापस लौट रहा होता है उसी वाटरफॉल के अंदर जाते हुए, और वो जाते जाते ये सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि पेपर इस तरीके से इन पावर्स को अब्जॉर्व करने के लिए गायब हो जाएगा। अगर मुझे पता रहता तो मैं उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताता, थोड़ा और वक्त खेलता। देन हम यहाँ पर देखते हैं रसल उस वाटरफॉल से आ ही जाता है, जिसमें यहाँ पर नीचे खड़ी मोया कहती है ओए इंसान इधर। फिर मोया उसे देखने लग जाती है और कुछ सोचने लग जाती है, जिसमें रसल कहता है कि क्या हो गया, आखिर बात क्या है। फिर मोया जवाब देते हुए कहती है मुझे तुम्हारी आंखों में काफ़ी क्लियरिटी और काफ़ी डीपनेस नज़र आ रही है। इन पिछले 5 दिनों में तुम्हारी आंखें काफ़ी बदल गई है, तुमने ज़रूर कोई इनक्रेडिबल चीज़ ऑब्टेन करी है। फिर रसल उनसे कहता है अच्छा वैसे क्या आप ये चीज़ देख सकते हैं, जिसमें से कि वो मोया को वही चीज़ दिखाता है जो कि उसे फेनरिन ने दी थी, वही हाफ मून क्रिस्टल। फिर मोया उस चीज़ को देखकर अचानक बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, और फिर रसल से कहती है मैं चाहती हूँ मुझे तुम हर एक चीज़ बताओ, तुम्हें ये आखिर कहाँ से मिला और तुम आखिर कहाँ गए थे। और रसल मोया के आसपास की आती हुई एनर्जी को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है अभी इनसे जो एनर्जी आ रही है इससे साफ ये पता लगता है कि जब ये मेरे से लड़ रही थी तो ये फुल स्ट्रेंथ में नहीं थी। फिर तभी मोया रसल से कहती है अरे वाह, तुम मेरे अंदर की फाइटिंग स्पिरिट को महसूस कर पा रहे हो। वैसे मैं तुम्हारे साथ और तो खेलना चाहती थी, लेकिन ये मून क्रिस्टल इसकी भी कुछ प्रायोरिटी है जो कि हमें करनी है। फिर मोया रसल से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि हम बीस्टमैन कलील आइलैंड में क्यों फंसे हुए हैं। फिर रसल जवाब देते हुए कहता है शायद इसीलिए क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सको और तुम संख्या में कम हो इसलिए। फिर मोया गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है बेवकूफ़ कहीं के, ये बात नहीं है। यहाँ की जो लॉन्ग ईयर आर्चर्स हैं और वो स्मॉल ड्रॉर्फ्स हैं, हम उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। तो तुम्हें लगता है कि हम इतने बेवकूफ़ से रीज़न से यहाँ पे फंसे हुए होंगे। द फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर का जो ये आइटम है जिसे तुमने अपने हाथों में लिया हुआ है, हम इसी की तलाश में इस आइलैंड में कितने समय से थे। फिर उसके बाद मोया की ये बात सुन के रसल सोचता है अच्छा तो फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर ने मेरे को इसीलिए कहा था कि ये मेरे बच्चों यानी कि बीस्टमैन को दे देना, जिससे कि वो जिन चीज़ों से बंधे हुए हैं वो आज़ाद हो जाए। फिर रसल मोया से पूछता है कि तुम इस चीज़ को ढूंढने के लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों थे। हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी ब्लड लाइन उससे मैच होके तुम्हारी स्ट्रेंथ, पावर और सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन कहीं ये बीस्टिफिकेशन की वजह से तो नहीं है। रसल मोया से ये पूछता है। फिर तभी मोया अपने हाथों में उस क्रिस्टल मून को लिए हुए रसल को ये बताती है कि वो रात जब चांद पूरी तरीके से निकला हुआ होता है तब हम यूज़ कर सकते हैं मून बीस्टिफिकेशन, जिसमें कि 3 गुना ज़्यादा ताकत होती है एक नॉर्मल बीस्टिफिकेशन से। और मून बीस्टिफिकेशन पावर तभी इस्तेमाल की जा सकती है जब पूरा चंद्रमा बाहर निकला हो, लेकिन अब जब हमारे पास ऑलरेडी मून क्रिस्टल है तो इसे हम बिना किसी फुल मून के यूज़ कर सकते हैं, और हम इस मून बीस्टिफिकेशन को कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मोया उस मून क्रिस्टल को धीरे से ऊपर की ओर फ्लो करती है, लेकिन अचानक ही वो मून क्रिस्टल वापस से नीचे उसके हाथों में आ जाता है और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर मोया सोच में पड़ जाती है कि ये चीज़ आखिर क्यों हुई। क्या शायद इसलिए कि इसके अंदर मून लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट हो चुकी है।
और फिर वो रसल से कहती है, एनीवेज जो भी, अब तुम्हारी बारी है बोलने की, बोलो क्या बोलना है। फिर यहाँ पर रसल मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। फिर हम अगले सीन में ही देखते हैं जहाँ पर रसल मूया से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और दीवार में जाकर तुरंत ही टकरा जाता है। और यहाँ उस ओर मूया आते हुए कह रही होती है, तुम्हारा सांस लेना इतना ज़्यादा बदल क्यों गया है? तुम्हारे इस चीज़ ने मेरे को सच में काफ़ी ज़्यादा चौंकाया। और यहाँ रसल सोच रहा होता है कि ये सच में बहुत थका देने वाला है। क्या ये मेरे लिए ज़्यादा तो नहीं हो गया कि उनसे हर एक दिन मुझसे लड़ाई करने के लिए कहना? फिर तभी मूया उसके पास आकर उससे कहती है, चलो अब खड़े हो जाओ। अगर तुम इसी तरीके से अपने आप को ढीला छोड़ के हार मान जाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और यहाँ पर एक और बात है जो वो रसल से कहती है। वो कहती है, अगर तुम इतने ही वीक होगे तो तुम अपनी फ्यूचर पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई करोगे जिसके साथ तुमने अपना फ्यूचर वादा करा है? और ये बात सुनकर रसल में बहुत जोश आ जाता है। वो कहता है, उसकी चिंता आप मत करिए। और यहाँ पर रसल अपने वो काफ़ी सारे स्पेयर्स निकाल लेता है अपने पीछे से और कहता है, मैं अपनी फुल एनर्जी में हूँ। और ये होती है रसल रेमंड ओरिजिनलिटी मैजिक स्पेयर ऑफ डेथ गेबर्ग X5, जिसमें कि सारे वो स्पेयर मूया की ओर आ रहे होते हैं। और वो मूया ये देखते हुए सीधा कह रही होती है, बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत पसंद आया। पिछले लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रसल जैसे ही मूया पे हमला करता है, मूया कहती है कि अरे वाह, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब आगे इसी के साथ हम यहाँ पर ये देखते हैं, मूया अपने स्वॉर्ड से रसल के सारे अटैक को ब्लॉक कर देती है। और ऐसे करते करते इन दोनों की आपस में ऐसे प्रैक्टिस होते होते शाम हो जाती है। और यहाँ पर रसल काफी ज्यादा थका कर बैठ चुका होता है। वो यही सोच रहा था कि वो सच में एक मॉन्स्टर है। अगर मैं अपने ड्रैकोनिफिकेशन का इस्तेमाल ना करूँ तो क्या उनसे जीतना इम्पॉसिबल है? जिसके बाद फिर मूया उसके पास आती है और फिर उससे कहती है, क्या तुम्हारा हो गया? तो फिर वो क्या था जो तुम्हारा पहले ट्रांसफॉर्मेशन था? फिर रसल उन्हें बताता है कि मैं तो बस अपनी इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मैं अपना वही फॉर्म वापस ले आऊँ तो क्या मतलब रह जाएगा मेरी प्रैक्टिस करने का? जिसमें कि मूया जवाब देते हुए कहती है, हाँ हाँ, चाहे जो भी, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है। फिर वही मूया रसल से एक रिक्वेस्ट पूछते हुए कहती है कि क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? मैं कुछ ही सालों में ये जगह छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अब हमें मून क्रिस्टल मिल चुका है। जो चीज़ के लिए हम यहाँ पर थे वो अब हमें मिल चुकी है। तो अब मैं कुछ सालों में यहाँ से अपने सारे बीस्टमैन को लेकर चली जाऊंगी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमें अपने साथ ले चलो। मूया की बात सुनकर यहाँ पर रसल काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। वो उनसे कहता है, अगर आप एंडीमैन की कोई टेरिटरी मांग रहे हैं, कोई इसका छोटा सा हिस्सा, तो शायद ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होगा। फिर मूया उससे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इतनी ज्यादा शेमलेस चीज मांगूंगी तुमसे? मैं तो बस तुमसे थोड़ी सी जगह मांग रही हूँ जिसमें हम सारे बीस्टमैन्स रह सके। फिर यहाँ रसल पीछे मुंह करके स्माइल देते हुए कहता है, ये दोनों बात सेम ही तो हो गई ना? जिसके बाद रसल मूया से कहता है कि तो क्या आप हमारा एंडीमैन ज्वाइन करना चाहती हैं? जिसमें फिर मूया जवाब देते हुए कहती है, अगर हाँ ये सारी चीजें नेसेसरी है तो मैं तुम्हारे किंग को जरूर हेलो कहना चाहूंगी। और हाँ, अगर आगे चल के तुम्हारे किसी से वॉर वगैरह होंगे तो हम उनमें भी काफी ज्यादा तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मूया की ये बात सुनकर रसल भी सोचने लग जाता है कि मूया हमारे एंडीमैन को ज्वाइन करना चाहती है और ये शायद हमारे लिए वॉर में काफी ज्यादा मददगार भी हो सकती है। इसके बाद फिर हम अगले सीन में देखते हैं इनसाइड ऑफ द एंडीमैन, जहाँ पर रसल ने आके ये सारी बातें बता दी होती हैं, जिसमें कि इस ओर से फाइनेंस मिनिस्टर का यही कहना होता है कि कलील आइलैंड के सारे बीस्टमैन को यहाँ पर आने के लिए अलाउ करना, जबकि उनकी तादाद 2 लाख से भी ज्यादा है। हम आखिर उन्हें खाना कहाँ से देंगे और खासकर उनके लिए रहने के लिए जगह हम कहाँ से लाएंगे? जिसमें कि फिर इधर से मिलिट्री मिनिस्टर का यही कहना होता है कि अगर उनमें से आधे भी हमारे साथ जुड़ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 1 लाख के आसपास एडिशनल सोल्जर्स हो जाएंगे और हम इस बात को ऐसे ही तो इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ इस ओर रसल इन सारे ओपिनियंस को देखकर यही सोच रहा था, मुझे लगा ही था इन लोगों के काफी सारे अलग अलग ओपिनियंस होंगे। फिर तभी प्रिंसेस हेकेट के डैड किंग कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब जब हमारे पास इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन बातों का अभी इस वक्त कोई भी मतलब नहीं बनता। फिर वो रसल से पूछते हैं कि रसल, फ्यूचर हस्बैंड ऑफ द प्रिंसेस, मैं तुमसे जानना चाहूंगा तुम्हारा ओपिनियन। आखिरकार तुमने उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत वक्त जो बिताया उससे तुम्हारा ओपिनियन क्या है? जिसमें कि फिर रसल जवाब देते हुए कहता है, यस योर मैजेस्टी, हालांकि बीस्टमैन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं लेकिन उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल हमारी तरह ही है और मुझे लगता है उन्हें हमें जगह दे देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास काफी एडिशनल सोल्जर्स हो जाएंगे जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल डील होगी। फिर तभी इधर से सर जिलेन आते हैं जिनका ये कहना होता है कि हमें चीजें दोबारा सोचनी चाहिए, क्या बेस्ट किंग मूया इतनी ज्यादा ताकतवर है? जिसमें कि रसल जवाब देते हुए कहता है, मैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ये तो नहीं बता सकता कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हाँ, जब मैंने उनसे वो मैच करा था तो पता चल रहा था वो काफी स्ट्रांग है। जिसमें कि रसल की बात सुनकर प्रिंसेस हेकेट थोड़ी जेलस हो जाती है और फिर रसल सर जिलेन को बताता है, आप इतना समझ लीजिए कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है जैसे कि जो एमसी राय ह्यूइस थे उसके 3 गुना ज़्यादा ताकतवर।
फिर सर जिलियन कहते हैं अच्छा इतनी ज़्यादा ताकतवर है क्या। फिर तभी सर जिलियन के पीछे से व्हाइट टावर की मास्टर आती हैं जो कि कहती हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, शायद तो तुम्हें इतनी ज़्यादा ताकतवर इसलिए तो नहीं लग रही क्योंकि तुम कमज़ोर हो। फिर जिलियन व्हाइट टावर मास्टर को शांत कराते हुए कहते हैं व्हाइट टावर मास्टर किड आप शांत हो जाइए। और ऐसा सुनकर व्हाइट टावर मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उससे कहती है कि तुम बस अपने वेपन से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हो, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़ हो, मुझे कहना बंद करो। फिर सर जिलियन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुया बीस्ट किंग कोई मेज नहीं है, वो एक वॉरियर है। फिर उसके बाद सर जिलियन रसल की स्ट्रेंथ चेक करते हुए उस पर अटैक कर देते हैं अपने उन्हीं वेपन मैजिक से। और फिर रसल को कहते हैं कि चलो देखते हैं अब तुम इनसे कैसे निपटते हो। और फिर जिलियन 100 तरह के अलग अलग वेपन से रसल पर जोरों से अटैक कर देता है। और ये देखकर रसल सोच में पड़ जाता है, उसके 100 तरह के अटैक मुझ पर आ रहे हैं, 100 तरह के अलग अलग वेपन्स। ये सच में एक वेपन मास्टर है। अगर मैं इन्हें ब्लॉक करने की भी ट्राई करूंगा तो फिर भी उनके काफी वेपन्स आकर मेरे शरीर में छेद कर देंगे। तो ऐसा करने के बजाय तभी हम देखते हैं रसल उनके सारे आते हुए अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके सारे अटैक वेपन्स को एक सर्कुलेशन में घुमाने लग जाता है, जिसे देखकर जिलियन भी शॉक पड़ जाता है। और जिलियन ये देखकर सोचता है मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे इस अटैक को इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर देगा, सचमुच में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है। फिर इसके बाद जिलियन अपने वेपन अटैक को रोक देता है, जिसमें रसल कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसे यहीं पर रोक देने के लिए। और फिर जिलियन भी कहता है तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऐसा एंटरटेन करने के लिए। फिर सर जिलियन किंग की तरफ देखते हुए कहता है योर मैजेस्टी मुझे माफ कीजिएगा, मैं बीच में रुकावट बना, लेकिन रसल की ऐसी ताकत को देखते हुए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए जैसा कि वो कह रहा है। देन फिर इस ओर से किंग राथमस कहते हैं अगर ऐसा है तो हमें बीस्ट किंग के इंटेंशंस के बारे में जरूर जानना होगा कि आखिर वो यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल सीरियस है या फिर कोई और ही वजह है। फिर रसल उन्हें बताता है कि ये बिल्कुल सच है क्योंकि उन्होंने मेरे को ये जो नेकलेस दिया है वो उनके खुद के दांतों का बना हुआ है। जहाँ पर रसल किंग राथमस को ये बताता है कि बीस्ट किंग मोया ने मेरे को अपने दांतों से बना हुआ नेकलेस दिया है जो कि उनके कैनिन टूथ का बना हुआ है। फिर रसल की ये बात सुनकर वहाँ आपस में लोगों की यही बातें होने लग जाती है कि कैसी ये बात है, इसका मतलब ये तो नहीं बनता ना कि ये चीज सिंसियर होती है। फिर तभी इस ओर से किंग राथमस सबको ये कहते हैं कि चलो ठीक है अब ये बात कंफर्म हो जाती है और इसी के साथ साथ हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो अब हम इस मुद्दे पे आगे कभी बात करेंगे। और आखिर हम लोगों की ये पहली मीटिंग है, तो इस हिसाब से अगर कोई उल्टे परिणाम ना निकलते हैं तो हम 200,000 बीस्टमैन को यहाँ पर रिसीव करने वाले हैं। और जब ये चीजें ऐसी ही है तो रसल का ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। फिर रसल भी झुक के कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी, लेकिन मैंने ये सब कोई रिकॉग्निशन के लिए नहीं करा है, जिसमें कि किंग राथमस का यही कहना होता है अब कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन ही होता है। तो इसीलिए मैं आज और अभी से सर रसल रेमंड का जो टाइटल है उसे चेंज करता हूँ और वो अब से होगा काउंट मॉर्निंग स्टार। और इसी के साथ साथ उसे इंपीरियल वॉल्ट से भी एक आइटम चुनने का राइट दिया जाता है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि तुम आगे चलकर एंडीमैन की शान की तरह चमको। किंग राथमस की ये बात कहने के बाद रसल सोचता है इंपीरियल वॉल्ट के जो आइटम होते हैं वो ज़ारो गोल्ड से भी ज़्यादा महंगे होते हैं, और जहाँ तक कि अभी तक बीस्टमैन यहाँ पर आए भी नहीं है फिर भी मुझे इतनी गारंटी से ये रिवॉर्ड मिल गया, या फिर इस चीज़ का कोई और पर्पस है जिस वजह से मुझे ये दिया गया है। फिर तभी हम देखते हैं पीछे से मिस डारिया आती है जो कि रसल से कहती है हे अगर ये मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझसे रिसेप्शन में आके मिलना। और उनके चेहरे पर यहाँ पर एक अलग तरीके की स्माइल होती है जिसे देखकर रसल भी नहीं समझ पाता। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम देखते हैं रसल अपनी वाइफ यानी कि अपनी फियांसे के साथ अपने रूम में होता है, जहाँ पर वो उन्हें एक उनके लिए लाया हुआ गिफ्ट दिखा रहा होता है। उनसे कहता है ये एक जेड हेयर पिन है जो कि एक ऐसी एक्सेसरी है जिसे वुमेन ने सिर्फ और सिर्फ जेड से बनाया है, और मैंने सुना है इससे बालों को सेट करने में काफी आसानी हो जाती है। फिर प्रिंसेस एकेट कहती है कि हाँ वैसे मैंने भी इसके बारे में किताबों में काफी बार पढ़ा है, लेकिन तुमने ये आखिर क्यों खरीदा। और ऐसा कहकर प्रिंसेस एकेट उसकी ओर काफी अलग नजरों से देख रही होती है, जिसमें कि रसल का जवाब होता है कि मुझे लगा कि तुम पे अच्छा लगेगा इसलिए मैंने खरीद लिया। फिर प्रिंसेस एकेट उस जेड हेयर पिन को पकड़ते हुए कहती है मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे। फिर रसल कहता है कि हाँ क्यों नहीं जरूर, और फिर रसल उनके पीछे आ जाता है और फिर उनके बालों में ये चीज लगा रहा होता है कि तभी प्रिंसेस एकेट वापस कहती है तो जैसे कि तुमने बातों के बीच में मेंशन करा बीस्ट किंग मोया के बारे में, यानी कि बीस्ट किंग मोया फीमेल है, तो आखिर किस तरह के रिलेशनशिप है तुम्हारे उसके साथ। और रसल जैसे ये बात सुनता है उसके हाथों से वो हेयर पिन सीधा नीचे गिर जाती है। और फिर रसल कहता है मैंने उनसे 1-on-1 करा था। और फिर प्रिंसेस एकेट धीरे से वो हेयर पिन उठाकर उसके पास आते हुए उससे कहती है ये तो काफी अजीब बात है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसने तुम्हें ये अपने दांतों से बना हुआ नेकलेस क्यों दिया। और फिर यहाँ प्रिंसेस एकेट अपने उस हेयर पिन से रसल के नेकलेस को खींचते हुए उससे एक और बार कहती है आखिर नेकलेस दिया तो दिया, वो भी अपने दांतों से बना हुआ। और ये कहते हुए प्रिंसेस एकेट के चेहरे पर एक बहुत ज्यादा सस्पेंस वाली स्माइल होती है, जिसे देखकर रसल की बहुत बुरी तरीके से हालत टाइट हो जाती है। और अब क्योंकि रसल यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस गया था तो वो यही कहता है मुझे लगता है कि मैं गया काम से।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और क्या वैसे आप लोगों ने पार्ट 3 देखा था?